वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट में एक और वीडियो कवर अप करने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्रिपल आईटी बेंगलोर का एमएस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया कवर अप करेंगे, जिसमें हमारे साथ ट्रिपल आईटी बेंगलोर का एमएस इन वीएलएसआई स्टूडेंट सौमिक मजूमदार जुड़ेंगे। वो हम लोगों के साथ जुड़ के जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो साझा करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा अलग है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हमने बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर करने का कोशिश किया है। बहुत सारे लोगों को मन में कंफ्यूजन रहता है कि एमएस और एमटेक में क्या डिफरेंस होता है, या एमएस में भी हमें उतनी अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। एक और क्वेरी बहुत लोगों के मन में रहता है कि बिना गेट एग्जाम दिए क्या हमें उस टाइप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो पाती है, या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो में हम जो एरिया कवर अप करेंगे, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम का क्या प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन फॉर्म में हमें क्या क्या मीन्स सावधानी बरतनी चाहिए, फिर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का एमटेक के कंपैरिजन में क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, किस टाइप की कंपनी विजिट करती है, ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसा है, एकेडमिक लाइफ कैसा है, फी स्ट्रक्चर कितना है, हॉस्टल एंड मेस की क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, स्टाइपन कितना मिलता है, प्रोजेक्ट गाइड हमें कैसे चुनना चाहिए, फाइनली उनका अपने जूनियर के प्रति क्या सजेशन रहेगा कि क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए कॉलेज आने से पहले और कॉलेज आने के बाद। इन सभी चीज़ों के बारे में हम वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आपको एमटेक में आईआईटी में 12,400 रुपया स्टाइपन मिलता है, तो ट्रिपल आईटी बेंगलोर में एमएस में आपको 2.5 ईयर तक 20,000 स्टाइपन पर मंथ मिलता है। फिर एमएस को हम कितना दिन में कवर अप कर सकते हैं, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको और भी कोई कॉलेज का रिव्यू देखना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट नाम से लिंक दे रखा है, तो आप उस लिंक पे जाके जिस भी कॉलेज का देखना चाहे तो देख सकते हैं। आप पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो थोड़ा लंबा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके, ये आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके इस फैमिली को और लार्ज बनाएं, ताकि जो भी लोग इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं आप लोगों के लिए, हेल्प के लिए, तो उन लोगों को भी मोटिवेशन मिले इस तरह के इनिशिएटिव लेने में, और भी एरिया को हम जल्दी जल्दी कवर अप कर सके, और किसी भी गेस्ट को हम बहुत ही इजीली वे में अप्रोच कर सके। साथ ही साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में अपना रिव्यू जरूर लिखें, ताकि हम उन चीजों को नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सौमिक, मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। सौमिक के बारे में मैं एक बात बताऊं जो मुझे काफी अच्छा लगा। सौमिक ने खुद ही आगे बढ़ के मुझे अप्रोच किया था कि भैया, जब मैं एडमिशन ले रहा था तब आपका वीडियो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपके मैं भी अपने कॉलेज का रिव्यू शेयर करूं, ताकि मेरे आने वाले जूनियरों को हेल्प मिल सके। तो ये चीजें मुझे काफी अच्छी लगी। अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। सौमिक, शुरू करते हैं सेशन। उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, और आप आप अपना बैकग्राउंड भी थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल। तो अभी मैं ट्रिपल आईटी से एमएस इन वीएलएसआई कर रहा हूँ। मैं 2023 पास आउट हूँ। मैंने अपनी बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से की थी, और यही मैंने बैंगलोर के ही एक कॉलेज से, सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की थी। मैंने दोनों बार गेट लिखा था, अपने थर्ड ईयर में भी और फोर्थ ईयर में भी। दोनों बार मेरा स्कोर था, एक बार 478 था 2022 में, और 2023 में मेरा 403 था। तो मास्टर्स करना था, ये तो कंफर्म था मेरा। तो फिर आफ्टर गेट बहुत जगह अप्लाई किया। टोटल मेरे पास 7 ऑफर्स थे। 7 ऑफर्स में से मेरे को एमएस इन वीएलएसआई ट्रिपल आईटी बैंगलोर का ही सबसे अच्छा ऑफर मेरे को लगा। इसका रीजन एक था कि बहुत स्टार्टिंग ऑफ द इंजीनियरिंग से ही मेरे को रिसर्च के तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन था, इसीलिए मैं गेट के लिए इतना फोकस था। मैं अपने कैंपस प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा था, क्योंकि कंफर्म था मास्टर्स करना है। और ये रिसर्च डोमेन है, इसमें आपको
कोर्स वर्क का उतना प्रेशर नहीं रहता है, ज्यादा आप रिसर्च करते हो, प्रोजेक्ट्स बहुत बनाते हो, तो इसीलिए एमएस चूज किया रादर देन एमटेक। लाइक एमएस इन वीएलएसआई का एडमिशन प्रोसेस वहाँ पे क्या होता है? कितना गेट स्कोर कट ऑफ होता है? और मीन्स क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? किस बेसिस पे हमें एडमिशन ऑफर मिल जाता है अगर हम वीएलएसआई में एडमिशन लेना चाहे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का और भी कोई ब्रांच हो जिसमें हम एमएस कर सकते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या होता आपके आखिरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के दो सब ब्रांचेस होते हैं, एक वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम्स और दूसरा होता है नेटवर्क कम्युनिकेशंस एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। इन दोनों में आपको एमएस करने का मौका मिलता है। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस पे। तो वो बोथ एमएस इन वीएलएसआई एंड एमएस इन नेटवर्क कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं होता है, डिजायरेबल होता है। कि मान के चलिए अगर आप गेट स्कोर होल्डर है तो आपके एडमिशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका जो एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस है ये बहुत लेंदी है। एप्लीकेशन प्रोसेस इसका इस तरीके से होता है कि आपने 4 साल बीटेक में क्या किया उसका आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना होता है, जैसे कि आपका सीजीपीए हो गया, आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके अचीवमेंट्स हो गए, इवन की सर्टिफिकेशंस, अगर कोई प्रोमिनेंट सर्टिफिकेशन है, जैसे आपने कोई कोर्स किया है? एनआईटी से, या फिर आपने कोई कोर्स किया है आईआईटी से, तो वो भी बहुत टाइम जो होता है वो डिजाइन मतलब वो मेंशन करना होता है। ये पार्ट वन है। पार्ट टू में आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि हम्म। क्यों आपको लगता है आप परफेक्ट कैंडिडेट है एमएस हम्म। करने के लिए। तीसरा हम्म। होता है आपका रिसर्च स्टेटमेंट। तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर क्या करती है, एडमिशन से पहले अपने सारे डोमेन का जो जो रिसर्च चल रहा है, जिन जिन टॉपिक्स पे, सब कुछ अपलोड कर देती है। वहां से आपको एक टॉपिक चूज करना है, उसके बारे में आपको रिसर्च स्टेटमेंट भी लिखना है। दोनों रिसर्च स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 250 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सीधा पकड़ा जाएंगे और आपका एप्लीकेशन जो है वहीं पे रद्द हो जाएगा। 1000 रुपये फी लेता है एप्लीकेशन के लिए। अगर आप ये वहां यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको इन कैंपस आके रिटर्न क्लियर करना पड़ता है। 200 मार्क्स का रिटर्न होता है, 20 क्वेश्चन रहते हैं, +10 -5। तो अगर आप रिटर्न क्लियर करेंगे तो विद इन 1 आवर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। फिर आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में यूजुअली 5 से 6 प्रोफेसर्स बैठते हैं, और स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू ऐसे होता है कि आप अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बताएं। जैसे ही आपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया उसके बाद से सवाल जवाब शुरू होते हैं। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर का इंटरव्यू होता है। और जो टिपिकल मास्टर्स का इंटरव्यू जिस तरीके से होता है कि प्रोफेसर बेंचेस पे बैठे हैं, आप डायस पे खड़े हैं और व्हाइट बोर्ड पे आप सवाल बना रहे हैं। एंड आफ्टर दैट इफ दे फील दैट यू आर द राइट कैंडिडेट, आपको 2-3 हफ्ते में मेल आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, विथ कि किस प्रोफेसर ने आपको चूज किया है और आपको उन्हीं के अंडर अब आगे काम करना है। रिटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जी, रिटेन के लिए पूरा सिलेबस जो है फिर से ट्रिपल आईटी बैंगलोर अपलोड कर देती है। तो उसमें मेजर फोकस रहता है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर्स, और थोड़ा बहुत सीओए के भी सवाल रहते हैं। मेजॉरिटी जो है आपका एनालॉग और डिजिटल डोमेन के होते हैं। थर्ड मैं सीओए बोल सकता हूँ, और फिर बाकी के कुछ कुछ क्वेश्चन आपके नेटवर्क थ्योरी, माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल सिस्टम से होते हैं। और इंटरव्यू के लिए जैसे मेरे केस में हुआ था कि मैंने जो सवाल सॉल्व किए थे उन्हीं से इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी कि आपने ये वाला सवाल सॉल्व किया, आपका ये आंसर है, आपने कैसे सॉल्व किया जरा हमको तरीका बताएं। तो वो मान के चलिए 5-10 सवालों के साथ ये चीज करते हैं। फिर जो वो है वो इन डेप्थ चालू करते हैं कि एक सवाल को ही लिया, अब उसके इन डेप्थ में जा रहे हैं। जैसे मेरे को अभी भी याद है, मेरा एक श्मिट ट्रिगर का सवाल था। तो फिर उसमें लेके गए कि अगर हम टाउ 1 को चेंज करते हैं, आर या सी को कुछ चेंज करते हैं, तो आउटपुट वेव फॉर्म में कैसा फर्क पड़ेगा। फिर एक और था, नेटवर्क थ्योरी का बहुत अच्छा सवाल था, लेंदी सवाल था, तो उस पे फिर 10-20 मिनट डिस्कशन चलती है। फिर आपको आपका रेज्यूमे भी अपलोड करना पड़ता है, तो रेज्यूमे पे भी बहुत सवाल जवाब होते हैं कि आपने ये किया है वो किया है तो इसके बारे में बताइए। और जैसे मेरा बहुत एक
एडवांटेज था बाकी कैंडिडेट से कि आईआईएससी बैंगलोर में 2022 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समर स्कूल हुआ था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया 100 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। तो उन टॉप 100 में से मैं एक था। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वो भी मेरे एडमिशन के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर बना था कि वो प्रोफेसर्स को बहुत इम्प्रेस किया था। अ, जैसा कि आपने सारा चीजें बहुत डिटेल में बताया, तो हमें मीन्स दो ब्रांचेज आपने जैसा बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ब्रांचेज अवेलेबल है, तो वो हमें खुद चूज करना होता है या फिर हमारे स्कोर के आधार पे वे डिसाइड करते हैं? नहीं नहीं, वो हमें चूज करना पड़ता है कि जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं, आप फॉर्म में क्लियरली मेंशन कीजिए कि आप वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए आ रहे हैं या नेटवर्क कम्युनिकेशंस एंड सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए आ रहे हैं। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको दो अलग अलग एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, दो अलग अलग दिन आके रिटर्न देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आपके एक्सपीरियंस के आधार पे हम पूछे, तो दोनों में से हमें किन चीजों को प्रायोरिटी, किन ब्रांच को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए? देखिए, अभी अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो कम्युनिकेशंस में भी अभी बहुत काम हो रहा है। 5G हो गया, 6G हो गया। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने आईआईटी मद्रास में एक 6G का लैब खोला है। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम वी कैन सी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल रहा है। तो ये ऐसा टाइम है कि अगर आपका इंटरेस्ट सेमीकंडक्टर्स में है तो वीएलएसआई में आप जाइए। अगर आपको वायरलेस कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो नेटवर्क कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग इज इक्वली अ गुड ब्रांच टू परस्यू योर करियर। मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट एमएस में इंटरेस्टेड है, बट उन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया है बीटेक वगैरह में, तो वो अपना फॉर्म फिलअप कैसे करे? उनका कोई चांस रहेगा कि हम मीन्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सके और एडमिशन में मीन्स सक्सेस भी मुझे मिले कि मेरा एडमिशन हो जाए? बिल्कुल, जैसे मेरा भी कोई रिसर्च पब्लिकेशन 4 साल के बीटेक में था नहीं। मेरे हम्म, 4 साल के बीटेक में मैंने 5 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। ठीक हम्म, है, तो मेरा वही 5 प्रोजेक्ट ही था। अगर आपने अपने बीटेक के दौरान पब्लिकेशन किया है तो वो एक और जो है, जैसे बोला जाता है एडवांटेज। फेदर ऑन योर कैप, हम्म, एडवांटेज हो जाता है। नहीं है तो भी कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। हम्म। अब हम आते हैं लाइक एमएस का ड्यूरेशन कितना होता है? जैसे एमटेक का 2 साल का ड्यूरेशन होता है, तो एमएस एमटेक से कैसे डिफरेंट है और उसका ड्यूरेशन कैसा है? और हमें किन किन अपॉर्चुनिटी एमटेक के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है या कम मिलता है या इक्वल मिलता है? इसके बारे में थोड़ा बताएं कि एमटेक से कैसे डिफरेंट है एमएस। जी बिल्कुल भैया। तो एमटेक जो है वो एग्जैक्टली एक टाइम बाउंड कोर्स है कि 4 सेमेस्टर 2 साल, उसी में आपको कोर्स वर्क करना है, आपको इंटर्नशिप लेनी है, और लास्ट में जो एमटेक थीसिस होता है वो आप डिफेंड करके आप ग्रेजुएट हो जाते हो। एमएस थोड़ा डिफरेंट है। एमएस का मिनिमम टाइम पीरियड है 2 साल, मैक्सिमम टाइम पीरियड है 4 साल। लेकिन आइडियल टाइम पीरियड 2.5 ईयर्स माना जाता है कि आप 2 साल अच्छा रिसर्च करिए, पेपर पब्लिश करिए, और जो लास्ट के 6 महीना है आप प्लेसमेंट में बैठिए, पैरेलली आप अपना थीसिस सबमिट करिए। ये चीज मेन डिफरेंस होता है, क्योंकि एमएस जो है वो पूरा प्रोफेसर बेस्ड कोर्स है कि आपके प्रोफेसर को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोफेसर का हो सकता है कि मुझे चाहिए मेरे स्टूडेंट कम से कम 4 या 5 कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश करे, या किसी का हो सकता है कि नहीं, एक कॉन्फ्रेंस पेपर करे या एक जर्नल पेपर करे। तो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेसर। प्रोफेसर अगर बहुत अच्छे हुए, हेल्पफुल हुए, सपोर्टिव हुए, तो आपका एमएस का जर्नी बहुत सुखद रहेगा। अदरवाइज थोड़ा ऊपर नीचे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्लेसमेंट के मामले में मैं बोलूंगा इट्स कंप्लीटली इक्वल। जस्ट दैट कि अगर आप के साथ वाले एमटेक वाले बैचमेट्स, मान के चलिए 1 साल पहले प्लेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एमटेक ईसी से कंपेयर करूं, उनका अभी 11 मंथ का ड्राइव चल रहा है, तो वो अभी 11 मंथ के ड्राइव में बैठ रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में। हम लोग एलिजिबल होंगे 4th सेमेस्टर से, तो नेक्स्ट ईयर। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, पैकेज में कोई अंतर नहीं, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर जब मेरे जूनियर्स 11 मंथ इंटर्नशिप के लिए बैठेंगे, मैं उस टाइम पे एलिजिबल हो जाऊंगा 11 मंथ के लिए, तो मैं उन्हीं के साथ बैठ सकता हूं। तो रोल्स में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ,
एमएस के लिए कॉलेजेस क्या करती है, R&D रोल्स बहुत लाती है, क्योंकि जो नॉर्मल जॉब रोल्स होते हैं, जैसे अगर मैं कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल साइट करूं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हुआ, वो ज्यादा एमटेक को प्रेफर करेगा, लेकिन AI/ML R&D इंजीनियर एक एमएस वाले को प्रेफर करेगा। तो एमएस वालों के लिए R&D इंजीनियरिंग रोल्स बहुत आते हैं। एंड लास्ट जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनका इंडस्ट्री के साथ टाई अप रहता है। तो मान के चलिए आपका प्रोफेसर आपके लिए एनओसी उस टाइम पे साइन करता है जिस टाइम पे प्लेसमेंट सीजन नहीं चल रहा है, या फिर कॉलेज इज नॉट कॉलिंग कंपनीज फॉर प्लेसमेंट, तो वो अपने ही सोर्सेस के थ्रू, अपनी पुरानी कंपनी हो गई या कि कोई भी इंडस्ट्रियल सोर्सेस के थ्रू आपका कहीं ना कहीं इंटर्नशिप या फुल टाइम लगवा सकते हैं। तो एमएस फोकस रहता है कि आप रिसर्च करके सीधा फुल टाइम ऑफर ज्वाइन कीजिए, इंटर्नशिप आपको जरूरत नहीं है। एमटेक ऑन दी अदर हैंड, एज वी ऑल नो, इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम पे ज्यादा फोकस रहता है। बिना गेट एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हम एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी, जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बोला था कि गेट स्कोर इज डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी। जैसे ये हर साल का इनका एक अलग अप्रोच रहता है। जैसे मुझे याद है 21 का जब एडमिशन हुआ था 2021 में, तब ट्रिपल आईटी बैंगलोर ने गेट स्कोर कार्ड मैंडेटरी किया था कि आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, दैट इज मतलब आपका गेट स्कोर 350 टू 400 के बीच में होना चाहिए। लास्ट ईयर जब मेरा एडमिशन हुआ, तो मेरे एडमिशन के टाइम पे दे सेड इट इज डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी। VLSI और कम्युनिकेशन में क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ही एलिजिबल है या फिर और भी ब्रांचेज एलिजिबल है? ऑलमोस्ट सारी सिस्टर ब्रांचेस एलिजिबल है। जैसे मैंने खुद जैसे बोला मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हूँ, वैसे ही अगर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन से आते हैं वो भी एलिजिबल है। और सबसे अच्छी बात है कि आपका इसमें बीटेक का ब्रांच मायने ही नहीं रखता, क्योंकि मेरे एक सीनियर है, वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट है, गेट उन्होंने एरोस्पेस में क्रैक किया, लेकिन आज वो एमएस इन डेटा साइंस कर रहे हैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर में। तो आपका बैकग्राउंड इसमें उतना मैटर नहीं करता, आप किस ब्रांच से आ रहे हैं, आपका नॉलेज कि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कितना अच्छा लिखा है, रिसर्च स्टेटमेंट आपका कितना अच्छा है, और ऑन दैट डे इंटरव्यू और रिटर्न आपका कितना अच्छा गया है। दीज आर द 4 बेसिस जिसपे आपको जज किया जाता है। अब हम इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के डेटा पे आते हैं, जैसा कि मैक्सिमम लोग उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो पहले थोड़ा इंटर्नशिप के बारे में डिस्कशन करते हैं। ट्रिपल आईटी बैंगलोर में MS इन VLSI एंड कम्युनिकेशन, उसमें क्या क्या इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल होती है, किस किस टाइप की कंपनी विजिट करती है, आपके ब्रांच का स्ट्रेंथ के हिसाब से कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप लग जाता है, कुछ कुछ टॉप कंपनियों के नाम बताइए, फिर इंटर्नशिप से PPO में कन्वर्जन रेट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। जी, तो इंटर्नशिप का टाइम पीरियड तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम जो हमारे कंटेम्पोररी एमटेक बैचेस होते हैं उनसे 1 साल बाद हम लोग इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। कंपनीज के मामले में जो कंपनीज एमटेक के लिए आती हैं, हमारे लिए भी सेम कंपनीज हैं। इंटर्नशिप के लिए जो कंपनीज विजिट करती हैं वो एनवीडिया हो गई, सैमसंग हो गई, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हो गई, एनालॉग डिवाइसेस हो गई, इंटेल हो गई, क्वालकॉम हो गई, और कुछ इधर बैंगलोर पे स्टार्टअप्स भी है जो अच्छा पे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्पेयर कंप्यूटिंग हो गई, वो इस साल आई है। इंटर्नशिप में ऑलमोस्ट 50 to 60% जो 11 मंथ इंटर्नशिप है उसमें हमारे बच्चे प्लेस हो जाते हैं। स्ट्रेंथ हमारा 30 का रहता है। तो 30 में से अगर आप मान के चलिए 15 to 18 बच्चे 11 मंथ्स में ही निकल जाते हैं। और पीपीओ कन्वर्जन इज वेरी हाई, आई वुड से 90% एंड अबव। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो रिसेशन के कारण देखा गया है कि एक आध कंपनी कभी कभी आपका 11 मंथ का पीपीओ कन्वर्ट नहीं कर रही है, अदरवाइज ऑल द कंपनीज वो कन्वर्ट कर देती है पीपीओ। और एमएस के लिए एक एडवांटेज रहता है कि सेम कंपनीज के लिए हम लोग इंटर्नशिप पे बैठते हैं 1 साल बाद, एज कंपेयर टू आवर एमटेक बैचेस। प्लस हमारे लिए एक और अपॉर्चुनिटी रहता है कि हम रिसर्च इंटर्नशिप करें किसी कोई भी आईआईटीज में या आईआईएससी में किसी के अंडर,
तो वो समर भी हो सकता है, वो 6 मंथ्स भी हो सकता है, वो 9 मंथ्स भी हो सकता है। तो ये है इंटर्नशिप का पूरा डेटा। इंटर्नशिप में जैसे एक कोर प्रोफाइल हो गया, फिर सॉफ्टवेयर में बहुत सारे लोग अगर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हैं तो वो, लेकिन एमएस में जनरली लोग रिसर्च ओरिएंटेड रहेंगे तो कोर की तरफ ही ज़्यादा मूव करेंगे। बट फिर भी अगर लाइक कोई सॉफ्टवेयर का प्रिपरेशन कर रहा है, तो क्या उस सब टाइप की कंपनी में हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है अगर हम मीन्स इंटर्नशिप करना चाहें तो? बिल्कुल और बिल्कुल, यहाँ पे ओपन टू ऑल है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए जाना है तो कंपनी आई है, आप फिलअप करिए, आप ऑनलाइन असेसमेंट दीजिए, आप इंटरव्यू क्रैक कीजिए और आप सॉफ्टवेयर रोल्स में भी जा सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम बताए जो इंटर्नशिप ऑफर करता हो। सॉफ्टवेयर कंपनीज के अगर नाम बताए तो एक नेटऐप हो गया, वीजा हो गई, गूगल हो गई, और अभी तो यही 3 सॉफ्टवेयर के नाम याद आ रहे हैं क्योंकि ये हाल फिलहाल में अभी इंटर्नशिप ड्राइव कंक्लूड करके गई है। क्वालकॉम भी सॉफ्टवेयर रोल के लिए आती है। क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ये लोग सॉफ्टवेयर के लिए हायर करने आती है समर के लिए। मतलब जैसे ही हमारा सेशन चालू होता है अगस्त में, 1 महीने बाद ही ये दोनों कंपनी आती है और ये जो समर का 3 महीने का ब्रेक रहता है, समर इंटर्नशिप के लिए ये लोग हायर करके ले जाती है सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए। अब हम प्लेसमेंट के डेटा पे आते हैं। तो प्लेसमेंट का क्या सिनारियो है अगर हम एमएस कर रहे हैं वहां से, तो फिर मीन्स किस टाइप की कंपनी विजिट करती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल होती है, कुछ टॉप कंपनियों के नाम बताए, इन सब चीज़ों के बारे में बताए। तो प्लेसमेंट के लिए जो एकदम अगर मैं सच्चाई से बोलूं तो यहाँ पे सारे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। लाइक लेजिट 100% प्लेसमेंट जिसको बोला जाता है। इसका एक ही कारण है कि इनका बैच साइज छोटा है। कि जैसे एमटेक में जो है बस 30 ही बच्चे होते हैं। एमएस का जो काउंट है वो ऊपर नीचे होते रहता है क्योंकि वो प्रोफेसर के नीड के ऊपर है। किसी ईयर ज्यादा एमएस के बच्चों को एडमिशन मिलता है, किसी ईयर कम बच्चों को मिलता है, किसी ईयर शायद ये लोग एमएस की बच्चे एडमिशन ना ही ले क्योंकि शायद प्रोजेक्ट्स नहीं है, रिसर्च का कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है, पूल छोटा रहता है। तो लगभग बाय द एंड ऑफ योर कोर्स सारे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, सेम कंपनीज जो इंटर्नशिप के लिए आती है वही वापस से आती है। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कुछ मैं नाम लूं तो मैथवर्क्स आती है फुल टाइम के लिए, आपकी नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स आती है, और वेस्टर्न डिजिटल आती है, और कॉलकॉम भी, हाँ कॉलकॉम भी एक और बार आती है फुल टाइम के लिए। तो यही सब है। रोल्स की बात करूं तो रोल्स बहुत डाइवर्सिफाई रहते हैं। मुझे जैसे वीएलएसआई के मालूम है, मैं वीएलएसआई के ही बोलूंगा। जैसे आपका एनालॉग डिजाइन इंजीनियर हो गया, डिजिटल डिजाइन इंजीनियर हो गया, फिर फिजिकल डिजाइन इंजीनियर हो गया, फिर आपका डिजाइन वेरिफिकेशन का रोल हो गया, डीएफटी हो गया। ये कुछ कुछ आपके टॉप रोल्स हैं जो वीएलएसआई कंपनीज आती हैं, चाहे वो फुल टाइम हो या इंटर्नशिप हो। पैकेज के बारे में बताइए कि मिनिमम पैकेज कितना ऑफर हुआ है, मैक्सिमम पैकेज कितना ऑफर हुआ है, एक मीडियम पैकेज कितना ऑफर हो रहा है। जी, तो हमारे एक ट्रिपल आईटी की एक और एक अच्छी खास बात है कि बिलो 10 LPA ये किसी कंपनी को अलाउ नहीं करते हैं टू कम टू द कैंपस फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स। तो वो एक थोड़ा सा इनका मैं एक पॉजिटिव अप्रोच देखता हूं कि ये अपने बच्चों को उतना काबिल समझते हैं। अगर मैं मिनिमम पैकेजेस की बात करूं तो 17 to 18 रहता ही है मिनिमम पैकेज। हाईएस्ट पैकेज फॉर एग्जांपल एनवीडिया एएमडी टेक्सास देती है, दैट इज 48-50+। और अगर इनका एक मीडियन किया जाए तो 26 to 32 के बीच में आपका आप एवरेज देख सकते हैं पैकेज। वीएलएसआई की मैं बात कर रहा हूँ। क्या इन सारे जितने भी कंपनी का आपने नाम लिया है उसमें कम्युनिकेशन वाले भी अलाउड रहते हैं? जी बिल्कुल रहते हैं। जैसे कॉलकॉम की अगर मैं बात करूं, उनका वायरलेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा हायरिंग हमेशा ही चलते रहती है। तो कॉलकॉम भी आती है सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए हायर करने। और भी जो कम्युनिकेशन बेस्ड कंपनी है वो भी आती है हायर करने। उनके नाम फिलहाल मैं मतलब मुझे याद नहीं आ रहे, बट जो कंपनीज आती हैं वो सारे प्रोफाइल के लिए आती है। और बच्चे जो हैं
वो सारे ब्रांचेस के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एमटेक ईसी में एडमिशन लिया है, लेकिन उसको अगर एआईएमएल में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो एआईएमएल के रोल के लिए भी बैठ सकता है। और सबसे दूसरी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो कोर्स वर्क है वो आप खुद चूज करते हो आपको पढ़ना क्या होता है। अगर हम गैप की बात करें, जैसे बहुत सारे लोग गैप ले चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारा, तो क्या गैप का इम्पैक्ट पड़ता है प्लेसमेंट पे एमएस में? गैप का इम्पैक्ट तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि एमएस में अगर मैं बोलूं तो मेरे ही लैब में एक मैं उनको सरी बुलाता हूँ, वो 20 साल के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बाद वो एमएस करने आए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा बात ये होता है कि इंडस्ट्रियल कनेक्शंस प्रोफेसर्स के इतने हैं, वो बाद में कभी वो चीज रिफ्लेक्ट होने नहीं देते कि किसी का गैप ज्यादा है तो वो प्लेसमेंट में अफेक्ट करेगा कि नहीं। ये चीजें यहाँ पे नेक्स्ट टू जीरो ही है कि कोई गैप का कोई इम्पैक्ट है। क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो एक से ज्यादा ड्रॉप लिए हैं गेट के लिए, बट देन उनको लगा कि नहीं, एमएस इज माय कॉलिंग, तो वो एमएस के लिए आए हैं। तो उनका वो 2 साल गैप है, लेकिन आज अच्छी जगह प्लेसमेंट भी लेके अच्छी काम भी कर रहे हैं। कंपनी अलाउ करती है अगर 3-4 साल गैप हो गया, 4 साल, 3 साल, 4 साल, तो क्या कंपनी कोई क्राइटेरिया नहीं रखती है ऐसा कि मुझे इतना ही गैप चाहिए या फिर? कुछ कुछ कंपनीज रखते हैं, लेकिन वो एक आध कंपनी होती है। मोस्टली जो कंपनीज आती हैं उनका सीजीपीए एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, मतलब वही मेन क्राइटेरिया होता है। जैसे अगर मैं इंटेल की बात करूं, इंटेल का तो डायरेक्ट रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग पे इंटरव्यूज थे, उसका कोई ऑनलाइन असेसमेंट नहीं था। कि अगर आपका रिज्यूमे पसंद आता है आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो पहला क्राइटेरिया सीजीपीए, सीजीपीए आपने पार किया, आपका रेज्यूमे, रेज्यूमे अगर उनको अच्छा लगा डायरेक्ट इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लिए तो आपका 11 मंथ का इंटर्नशिप पक्का हो गया। स्वामी, जितना डेटा आपने बताया है, अगर वो डेटा मीन्स एक्चुअल अगर है, तो फिर आपको ये नहीं लगता कि ट्रिपल आईटी बैंगलोर एक अंडररेटेड कॉलेज है जिसके बारे में बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है, या फिर एमएस के बारे में बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होने के बावजूद लोग उसको ट्राई नहीं करते हैं? इस चीज पे मैं आपसे बेहद अग्री करूंगा। क्योंकि ट्रिपल आईटी बैंगलोर के बारे में मुझे भी फाइनल ईयर में आके पता चला, कि जबकि मैं पिछले 6 साल से बैंगलोर में ही रहता हूँ। पॉइंट वन और पॉइंट टू, एमएस के बारे में जब भी लोग सुनते हैं या लोग सोचते हैं एमएस के बारे में, तो वो होता है कि नहीं, एमएस तो फॉरेन में होता है, इंडिया में तो नहीं होता है। ठीक है, जबकि इंडिया में एमटेक रिसर्च को एमएस माना जाता है। और अगर बात किया जाए कि एक होता है कि सबको लगता है कि नहीं, गेट देने के बाद आईआईटी जाना है, जो कि गलत बात नहीं है। लेकिन एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी होता है कि अगर आपने ऑलरेडी बहुत ईयर ड्रॉप ले चुके हैं तैयारी के लिए, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशनिंग वैसी नहीं है कि आप और ड्रॉप दे सके, या फिर कोई भी XYZ रीजन है, तो ट्रिपल आईटी इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, बी इट फॉर एमटेक और एमएस। अगर आप गूगल पे जाके भी देखिएगा, ट्रिपल आईटी बैंगलोर को एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के नाम से ही माना जाता है। अगर स्टाइपन की बात करें तो जैसे एमटेक को 12,400 अभी के डेटा के हिसाब से मीन्स स्टाइपन ऑफर होता है, एमएस को भी क्या इस तरह का कोई स्टाइपन ऑफर होता है? ये बात जान के हैरानी होगी, एमएस वालों को ज्यादा स्टाइपेंड मिलता है ट्रिपल आईटी बैंगलोर में, जो कि 20,000 है। और ये सबसे ज्यादा है ऑल ओवर इंडिया। हमारे ट्रिपल आईटीज मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो ही हैं आज के टाइम पे, एक हैदराबाद और एक बैंगलोर। हैदराबाद इज अराउंड 8 to 10, और एट मैक्स वो 16 जाता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस। हमारे यहाँ पे डे वन से वो 20,000 है, और वो हमें ट्रिपल आईटी से मिलती है, जो कि नॉर्मल एमटेक या एमटेक रिसर्च जो परस्यू कर रहे हैं एनआईटी आईआईटी से, उनका एमएचआरडी से आता है। अगर हम एकेडमिक की बात करें तो किस टाइप का एकेडमिक वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है? फिर लाइक किस तरह का गाइडेंस हमें मिलता है, क्या क्या नई चीजें लर्निंग को मिलता है? प्रोफेसर का अगर कोई लेक्चर होता है तो फिर प्रोफेसर के लेक्चर की क्वालिटी क्या होता है?
इन सभी चीज़ों के बारे में, क्लास का इन्वायरमेंट कैसा होता है, रिसर्च में कितना सपोर्ट हमें मिलता है, क्या क्या मीन्स सारे नए इक्विपमेंट, नई फैसिलिटी, वो सब हमें अवेलेबल हो पाता है या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में। कोर्स वर्क से स्टार्ट करते हैं। तो कोर्स वर्क यहाँ का बहुत हेक्टिक है। बहुत हेक्टिक मैं इसीलिए बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सेमेस्टर के ड्यूरेशंस हैं वो बहुत कम होते हैं। मतलब यहाँ पे जो है आपका 4 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है। 5th मंथ का फर्स्ट वीक में आपके एंड सेम हो जाते हैं और फिर वो महीना छुट्टी हो जाता है एंड देन अगेन वी रिज्यूम। ठीक है, समर में बहुत दिनों की छुट्टी मिलती है, जैसे मई जून जुलाई, 31 जुलाई तक 3 महीने पूरे छुट्टी रहते हैं। तो इसको यहाँ पे समर टर्म बोला जाता है। एमएस वाले घर नहीं जाते, हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं इस टाइम पे। और बाद बाकी बाकी स्टूडेंट्स जिनका इंटर्नशिप है, समर इंटर्नशिप, वो समर इंटर्नशिप करे या फिर लास्ट ऑप्शन घर जाके इंजॉय करें। कोर्स वर्क का यहाँ पे जो सबसे मेरे को अच्छी बात ये लगी कि हर कोर्स वर्क के एंड में आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाना है। तो मान के चलिए अगर आप 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपके 4 या 5 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो आपका रेज्यूमे इससे कितना बूस्ट होता है ये आप इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि ये कंपलसरी है, आप कोई भी कोर्स वर्क उठाए, कुछ कुछ कोर्स वर्क के तो एग्जाम्स भी नहीं होते हैं। दैट इज अ टोटली प्रोजेक्ट ड्रिवन कोर्स वर्क। दैट आपको एक डे 1 पे आपको एक प्रोजेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अब हर 2-3 हफ्ते में आके एक प्रोजेक्ट अपडेट जैसा होता है, आपको प्रोजेक्ट का अपडेट देना है कि कितना आपने प्रोग्रेस किया। सो कोर्स वर्क इंडस्ट्री ओरिएंटेड है बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एक कोर्स वर्क का किसी ना किसी कंपनी के साथ टाई अप रहता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो एनालॉग का कोर्स है दैट वाज कंप्लीटली टाइड अप विद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट सेम में एनालॉग सीमॉस डिजाइन था, सेकंड सेम में एनालॉग पावर आईसी डिजाइन था। बोथ वर इन कोलैबोरेशन विद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, कि उन्होंने ही एक कोर्स वर्क सजेस्ट किया कि ऐसे पढ़ाइए, हमें इस तरीके इस नॉलेज वाले या ये जो चीज पढ़े हुए हैं इस तरह के बच्चे हमें चाहिए। तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज मेरे को लगी यहाँ के बारे में। एंड हम लोग के लिए, जैसे एमएस वालों के लिए, हम लोग को 16 कोर्स क्रेडिट पढ़ना होता है। सो दैट इज लाइक 4 सब्जेक्ट्स और हमारा कोर्स वर्क खत्म है। एमटेक वालों को 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, दैट इज 48 क्रेडिट्स। बट हमारा ऑन दी अदर हैंड रिसर्च बहुत ज्यादा होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा बोला जाता है कि आप 4 सब्जेक्ट पढ़ के खत्म करिए, सेकेंड सेम से लेके आप रिसर्च स्टार्ट करिए। तो रिसर्च 2 तरीके का होता है। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो आप अपने प्रोफेसर से बात करिए, उनसे सजेशन लीजिए दैट इज इट अ फीजिबल प्रॉब्लम। थोड़ा आप अपना रिसर्च करिए कि ये पहले सॉल्व हुआ है कि नहीं, और रिसर्च के काम में लग जाइए। या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोफेसर के पास ही है, उन्होंने आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया कि अब आप इस पे रिसर्च करिए। सपोर्ट प्रोफेसरों से बहुत ज्यादा है। मतलब यूजुअली जैसे मैंने एडमिशन से पहले बाकी एमएस और पीएचडी के सीनियर से सुने थे कि प्रोफेसर्स उतना सपोर्टिव नहीं होते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि दे इवन स्नैच योर क्रेडिट, कि काम आपका है, अपने नाम पे लिख के उन्होंने पेपर पब्लिश कर दिए। यहाँ पे इट्स कंप्लीट ऑपोजिट, कि लाइक अगर आप बोल दे प्रोफेसर को कि मेरे से आप जो टास्क दिए थे, इट्स बीन अ वीक, आई एम नॉट एबल टू गेट एनी ब्रेक थ्रू, तो वो खुद आपके लैब में आके आपके साथ बैठ के वो काम करेंगे कि जब तक ब्रेक थ्रू नहीं मिल जाता। और रही बात लैब इक्विपमेंट की, सारे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है, इक्विपमेंट है। इवन कि अगर आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, आपको बस अपने प्रोफेसर को लिंक के साथ ईमेल डालना है कि दिस इज द प्रोडक्ट आई नीड फॉर माई एक्सपेरिमेंट। विद इन 1 to 2 वीक्स वो आपके लैब में होगा। तो क्योंकि यहाँ पे लोग रिसर्च को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कि अगर रिसर्च के लिए कोई भी सामान चाहिए, चाहे जितना भी छोटा से छोटा हो, एट द अर्लीस्ट आ जाना चाहिए। अगर लाइक बहुत सारे लोग मास्टर के साथ साथ किसी और चीज़ की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो क्या वहाँ का कोर्स करिकुलम ऐसा है कि हम उन चीज़ों के साथ अपना कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना चाहे, किसी गवर्नमेंट जॉब की या और भी कोई इंटरेस्टेड एरिया हो, तो क्या हमें उतना टाइम मिल पाता है कि हम उन चीज़ों को मैनेज कर सकें? सच बात बताऊं तो बहुत मुश्किल है किसी और कंपेटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना, क्योंकि जैसे मैंने बोला कोर्स वर्क बहुत ज्यादा रिगरस है। हर कोर्स वर्क के साथ आपके प्रोजेक्ट जुड़े हैं, और यहाँ पे पेन पेपर का एकदम मिनिमम इस्तेमाल होता है।
कि आपके जो असाइनमेंट भी होते हैं वो भी आपके सिमुलेशन बेस्ड होते हैं, कि आपको सॉफ्टवेयर एक्सेस दे दिया है, आप अपने लैपटॉप में सर्किट रिग अप करिए, सिमुलेशन करिए, उसका वीडियो पीपीटी रिपोर्ट बना के एलएमएस पे अपलोड कर दीजिए। तो ये चीजें आप किसी से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे भी तो प्लैग चेक इनका इतना स्ट्रांग है, वो सीधा प्लैग चेक आ जाता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि कोई आपके लिए बना दे रहा है और आप बैठ के जो है किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है। एक और चीज क्यों नहीं होता है कि कोई भी असाइनमेंट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, सबमिट करने से नहीं होता है, आपको जाके वाइवा में बैठना है, और वाइवा के भी बहुत नंबर होते हैं। तो इवन इफ यू आर कॉपिंग फ्रॉम समबडी, आपने सबमिट कर दिया डेडलाइन से पहले, आप वाइवा में जाके आप उस लेवल तक तैयारी नहीं होगी आपकी कि आप वाइवा पे जाके अब सवाल जवाब, हर सवाल का सही जवाब दे पाए। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर कोई सोच रहा है कि दे विल टेक ट्रिपल आईटी बैंगलोर एज अ ऑप्शन, कि यहाँ जाते हैं एंड फिर नेक्स्ट ईयर चाहे वो गेट हो या फिर किसी और एक और बार अटेम्प्ट देते हैं, किसी बेटर जगह पुश करते हैं, तो ऑनेस्ट रिव्यू बहुत मुश्किल है। जितना देर आपका कोर्स करिकुलम होता है, तो क्या हर क्लास में अटेंडेंस मैंडेटरी कुछ ऐसा होता है, या फिर क्लास नहीं भी करे तो चलेगा? नहीं, का अटेंडेंस तो जैसे एमटेक वालों के लिए कंपलसरी है 75%, नहीं तो उनकी स्टाइपेंड रुक जाती है। सेम गोज फॉर अस ऑल्सो, कि हमारे क्लास का अटेंडेंस 70% एंड लैब का मिनिमम 20 आवर्स ऑफ रिसर्च वर्क आपका होना चाहिए। तो आप जब भी लैब में एंटर कर रहे हो, आपका अटेंडेंस मार्क हो रहा है, आप जब भी निकल रहे हो, टैप इन टैप आउट सिस्टम है। ठीक है, तो ये चीजें कंपलसरी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कभी कभार आप क्लास मिस कर सकते हो, लेकिन आप अगर ज्यादा मिस करने लगे तो अगेन आपके नंबर घटते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है 100 मार्क्स बहुत कुछ चीजों में डिवाइडेड है, और यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग चलती है। जैसे गेट का स्कोर हो गया या फिर कैट का परसेंटाइल हो गया, रिलेटिव ग्रेडिंग चलती है। तो फॉर एग्जांपल एक कोर्स था हम लोग का डिजिटल सीमॉस डिजाइन, तो उसमें 100 मार्क्स अलग अलग चीजों में बटे थे, उसमें 10 मार्क्स अटेंडेंस के भी थे। तो उनको वो 10 मार्क्स, जिनका 100% अटेंडेंस था उनको 10 मिला, जिनका 70 था उनको 7 मिला। और होता क्या है कि पेपर ये यहाँ पे बहुत टफ सेट किए जाते हैं, बिकॉज अगेन रिलेटिव ग्रेडिंग। तो ऐसा नहीं है कि 90 पे ही A+ मिलेगा, जिसके सबसे ज्यादा नंबर है उसको A+ मिलेगा, फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से एवरेज मीन निकाल के बाकी की ग्रेडिंग हो गई। तो पेपर टफ सेट होते हैं, तो आपको क्लास तो आना ही पड़ेगा। कितना सीजीपीए तक हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं, और कितना सीजीपीए हमें मींस सेफ माना जाएगा प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग? देखिए, सीजीपीए अगर आपको नॉर्मल मेंटेन करना है तो एक और चीज मैं सीजीपीए के बारे में थोड़ा बता दूं। क्योंकि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है तो हम लोग 10 स्केल पे नहीं बात करते, हम लोग 4 स्केल पे बात करते हैं। तो 4 स्केल पे जो है प्लेसमेंट के लिए सेफ 3.2 है। 3.2 को कन्वर्ट करिएगा 10 स्केल पे तो वो 8 सीजीपीए होता है। 8 सीजीपीए लेकिन मेंटेन करना भी यहाँ पे मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई कोर्स वर्क बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, आपने ले तो लिया था लेकिन अब आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो सीजीपीए मेंटेन करना है 3.2 मुश्किल है, 3 तक हो जाता है, लेकिन वो जो 3 से 3.2 है उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि एमएस में सब लोग जानते हैं कि रिसर्च का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वही होता ही है। तो उसमें हमारा प्रोजेक्ट गाइड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्रोजेक्ट गाइड को कैसे चुनना चाहिए ताकि हमारा लाइफ थोड़ा स्मूथ चले, और हम चीज़ों को साथ साथ लर्न भी कर सके, प्रोजेक्ट हमारा स्मूथ चले। हमें अगर कोई कहीं पे ज़रूरत हो रही है, तो हमें अगर प्रोजेक्ट गाइड की हेल्प की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे खड़े रहे, और हमें एज ए एक सपोर्टिव मोटिवेशन रोल भी वो अपना प्ले करे साथ ही साथ। तो आपके हिसाब से प्रोजेक्ट गाइड वहाँ कैसे चुनना चाहिए, और प्रोजेक्ट कैसे चुनना चाहिए? सबसे पहली बात तो है कि आप प्रोजेक्ट गाइड चूज नहीं कर सकते। ठीक है, कि आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, 6 लोग जितने भी पैनलिस्ट हैं सब बैठ के डिस्कस करेंगे, जिसको आप पसंद आए आप उसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, आप एक चीज कर सकते हैं कि आप इंटरव्यू के स्टार्टिंग में अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड है, तो वो इंटरव्यू में आके बोलेगा दैट
माई डोमेन ऑफ इंटरेस्ट इज एनालॉग, तो उसमें क्या होंगे, जो एनालॉग के प्रोफेसर है वो आपके इंटरव्यू में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, डिजिटल वाले जो प्रोफेसर है वो थोड़ा बैक सीट ले लेंगे। सेम गोज फॉर एनी अदर डोमेन ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको एक गाइड असाइन हो जाता है। अब आपके पास सेशन स्टार्ट होने के साथ 1 महीने का आपके पास टाइम रहता है। 1 महीने में अगर आप फिगर आउट कर लेते हैं कि ये जो मेरा प्रोफेसर है इनके साथ जो है मेरी वेवलेंथ मैच नहीं कर रही है, एंड दैट आई वोंट बी एबल टू डू गुड रिसर्च, तब आप डीन और कोऑर्डिनेटर को आप मेल लिखिए, आप उनसे पर्सनली मीट करिए कि देखिए इन प्रोफेसर के साथ मेरा वेवलेंथ मैच नहीं कर रहा है, इंस्टेड मैं इनके अंडर शिफ्ट होना चाहता हूं। तो दैट इज द प्रोसेस। और एक और सबसे अच्छी बात है कि कैसे पता करें कि ये प्रोफेसर किस तरीके के हैं। तो उसके लिए मैंने ये चीज बहुत अच्छे से की थी कि मैंने लिंक्डइन पे अप्रोच किया था अपने सीनियर्स को कि जो करेंटली कर रहे हैं, कि कौन से प्रोफेसर कैसे, मतलब उनका स्टाइल ऑफ वर्क कैसा है, ठीक है, उनका डोमेन ऑफ एरिया रिसर्च क्या है, उनको क्या चीजें ज्यादा पसंद है, इफ आई हैव टू इम्प्रेस हिम। तो ये जो है आप लिंक्डइन के थ्रू सीनियर्स को रीच आउट करिए, तो उनसे आपको बहुत इन डेप्थ एक मिल जाती है कि अच्छा ये वाले प्रोफेसर, इनका डिजिटल में ज्यादा इंटरेस्ट है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर डिजिटल डोमेन ऑफ रिसर्च, ट्राई टू इम्प्रेस हिम। सेम गोज फॉर एनालॉग और एफपीजीए, सिस्टम डिजाइन, कुछ भी हो। अ, अगर ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करें तो कैंपस लाइफ कैसा रहा है? थोड़ा इंटरेस्टिंग या फिर मीन्स और भी क्या क्या फैसिलिटी मिली है? हॉस्टल और मेस के बारे में बताइए कि हॉस्टल कैसा है, मेस में किस टाइप का खाना मिल रहा है, फिर और भी कैंपस में क्या क्या हमें इंटरटेन करने को मिलता है, सराउंडिंग कैसा है, एजुकेशन इन्वायरमेंट कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा। कैंपस से चालू करते हैं। तो कैंपस ज्यादा बड़ा नहीं है, 9 एकड़ का कैंपस है। ठीक है, यूजुअली बहुत लोग सोचते होंगे कि लाइक IIT 200, 300, 500 एकर्स होगा, नहीं। 9 एकर्स कैंपस है। लेकिन विद इन 9 एकर्स आप, मैं इजीली बोल सकता हूँ, आप आओगे कभी तो आपको लगेगा कि आप कोई 5 स्टार होटल में हो, क्योंकि सारे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है, पहली बात। दूसरी बात, जेंडर रेशियो बहुत अच्छा है, जो बहुत लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो कि नहीं दिखता है, जेंडर रेशियो बहुत अच्छा है। और तीसरी बात, अगर कैंपस लाइफ और एकेडमिक लाइफ में एक बहुत अच्छा बैलेंस है, इनको पता है कि कैंपस लाइफ मतलब कोर्स वर्क बहुत हेक्टिक है, तो हर साल एक ऐसा दिन चुना जाता है जहाँ पे रात को जो है एक जो हमारा मेस है वहां पे एक फीस्ट रखा जाता है कि सारे बच्चे एक साथ आए, ठीक है, खाए पिए, एक थोड़ा है ना एक रिलैक्सिंग माहौल बनता है। ठीक है, मैस हम लोग का कॉमन है कि लाइक वो गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल के बीच में है, तो कॉमन मैस है, वो एक चीज है। खाने की अगर बात करूं तो मैंने IISc में खाना खाया है और मैं IIIT में भी खाना खाया हूं, तो दीज टू आर द बेस्ट। और बाकी किसी भी कॉलेज अगर बैंगलोर में बोलना चाहूं तो इन दोनों का खाना कोई कंपैरिजन में ही नहीं आता है। खाना सच में अच्छा है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे हॉस्टल फूड है, एक टाइम के बाद आप यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको ये खाना भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर आप बैंगलोर में रहे हैं और किसी टायर 3 कॉलेज से इंजीनियरिंग किए हैं तो आपको कंपैरिजन विविडली पता चलेगा कि वहां का खाना कैसा था और अभी यहाँ का खाना कैसा है। हफ्ते में 3 बार ही नॉनवेज मिल जाते हैं, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। जैन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है कि जैन फूड हमेशा अवेलेबल रहता है, दैट इज विदाउट अनियन, गार्लिक और एनीथिंग। ठीक है, इवन ऑन अ डेली बेसिस सिक फूड भी अवेलेबल रहता है कि अगर आप तबीयत आपकी ठीक नहीं है, आप इमीडिएटली मेल करिए फूड कमेटी से, कोई ना कोई आपके लिए जो भी मतलब जैसे जो लोग खाना चाहते हैं जब वो बीमार होते हैं, वो खाना आपके रूम पे आके आ जाएगा। तो ये मैंने मेस कवर कर लिया। रेसिडेंस की बात करूं तो सिंस अभी इनटेक हमारा इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से, तो जो एमटेक या एमएस के फर्स्ट ईयर्स के बॉयज हैं उनको एक ऑफ कैंपस हॉस्टल में रखा जा रहा है। जैसे मैं अभी एक ऑफ कैंपस हॉस्टल में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और हमें सेकेंड ईयर में शिफ्ट कर देंगे, जब हमारे सीनियर्स ग्रेजुएट हो जाएंगे तो सेकेंड ईयर आपका इन कैंपस हो जाता है। ठीक है, तो ऑफ कैंपस हॉस्टल की भी बात करूं तो हमें एक 3 BHK अपार्टमेंट दिया है, एक एक रूम में 2 2 लोग रहते हैं, तो टोटल 6 लोग हैं। और कुछ 2000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है,
डाइनिंग टेबल, फ्रिज, केटल, सब कुछ अवेलेबल है। सबके लिए सेपरेट वॉशरूम्स है तीनों रूम के लिए। तो अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोला जाए तो इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था, बिकॉज बैंगलोर में एक आप 3 BHK में रह रहे हो विदाउट पेइंग रेंट, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। तो या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। ये स्ट्रक्चर कितना है? फी स्ट्रक्चर पे आऊं तो यहाँ पे बहुत लोग थोड़ा स्टेप बैक कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली इंस्टीट्यूट है। एमएस के लिए अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट पहले के 2 साल जो है वो 64,000 ट्यूशन फी होता है। मेस फी 28,800 है। अकोमोडेशन 39,000 है। जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर खत्म करके अगर मान के चलिए मैं थर्ड ईयर में एंटर हो जाता हूँ, दैट इज माई 2.5 years का जो हाफ में एंटर करता हूँ, तो उस हाफ सेमेस्टर के लिए फिर ट्यूशन फी बढ़ जाता है। थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए ट्यूशन फी 77,000 हो जाते हैं। मेस और एकोमोडेशन सेम ही रहता है। तो अगर मैं ओवरऑल एक रफ एस्टिमेशन दूं तो आपकी एमएस यहाँ पे 6.5 lakhs में कंप्लीट हो जाएगी, इंक्लूडिंग ट्यूशन, फूडिंग एंड लॉजिंग। यहाँ पे पर सेमेस्टर वाइज फी पेमेंट होती है। स्टाइपन तो जब तक हम एमएस करेंगे तब तक मिलते रहेगा? स्टाइपेंड का है कि 30 months, दैट इज 2.5 years तक आपको हर महीने की 1 तारीख या 2 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। अगर आप 2.5 years एक्सीड करते हैं तो आपका स्टाइपेंड आना बंद हो जाएगा। तो ये जो इसीलिए आपने बोला जाता है कि 2.5 years के बीच में आप जो है अपना रिसर्च कंप्लीट करके एक अच्छी प्लेसमेंट लेके ग्रेजुएट हो जाए। जैसा कि आप ऑलरेडी इतने दिनों से वहाँ पे रह रहे हैं, कोर्स करिकुलम देखा, कॉलेज का एक्सपीरियंस देखा, प्रोजेक्ट किया, और भी जितनी भी सारी चीज़ों में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं तो ज़रूर किया होगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे अपने जूनियरों को, जो या तो एमएस करना चाह रहे हैं या फिर कोई नया करियर ढूंढ रहे हैं, तो आप उन सभी को, या फिर आईआईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी बैंगलोर के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उन और भी लाइक हमें क्या क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए एडमिशन लेने के बाद, वहाँ पे क्या क्या सावधानी हमें फ्रॉम द फर्स्ट डे से अपनाना चाहिए, ताकि हमारा कॉलेज लाइफ अच्छा चले, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी हमारी अच्छी हो, प्रोजेक्ट हमारा अच्छा चले, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सजेशन मेरा यही रहेगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है रिसर्च में, ठीक है, कि आपको जो है चीजें ढूंढना अच्छा लगता है, आपको कोई नई चीज पे काम करना अच्छा लगता है, तो एमटेक के अलावा आप एमएस के लिए भी सोच सकते हैं। आज के टाइम पे इंडिया में क्या चल रहा है कि एमएस वो करते हैं जिनका गेट नहीं निकला है या फिर जिनका गेट स्कोर कम है। ठीक है, मेरे बैच में मेरे ही रूममेट है, ठीक है, उनका जितना गेट स्कोर था उनको एमटेक सीएससी मिल जाता, लेकिन वो एमएस सीएससी कर रहे हैं क्योंकि उनको पर्टिकुलरली एक टॉपिक पे रिसर्च करना था। क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि अब मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ फिर से मेरे को डेटा साइंस एल्गोरिदम करके एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब चाहिए। मुझे R&D इंजीनियर की जॉब चाहिए जिसके लिए मुझे एक अच्छी रिसर्च करनी है। तो ये चीज तो सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको बोलना चाहूंगा कि डोंट कंसिडर एन एमएस गाय टू बी हैविंग अ लो गेट स्कोर, दैट्स व्हाई ही हैज टेकन एन एडमिशन इन एमएस। सही किसी बात। को इंटरेस्ट होता है वो करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जिस चीज पे रिसर्च कर रहा हूं वो पूरे इंडिया में सिर्फ ट्रिपल आईटी बैंगलोर में ही होता है। आईआईएससी बैंगलोर में भी उस चीज की रिसर्च नहीं हो रही है। पहला चीज। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या प्रिपरेशन करके आना चाहिए। गलतियां ये नहीं करनी चाहिए, जैसे पहले ही आपको मैंने बोला था कि रिसर्च स्टेटमेंट हो या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो, चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम मॉडल से मत लिखवाइए, क्योंकि सबसे पहले वो वहीं से फ्लैग चेक करते हैं। खुद से लिखिए। ग्रामेटिकल एरर होगा आप किसी सीनियर से बात करिए या फिर आप हमें ही रीच आउट कीजिए जो ऑलरेडी एमएस परस्यू कर रहे हैं। हम ही आपको गाइड कर देंगे कि कैसे अच्छा एक रिसर्च स्टेटमेंट या एसओपी लिखना होता है। दूसरी बात, जैसे ये हर मास्टर्स का इंटरव्यू के लिए होता है, ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे फोकस मत करिए, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि वहां पे अगर आप गलत सवाल भी बनाते हैं वो वो नहीं देखना, वो उस पे जज नहीं करते कि आपसे ये सवाल गलत बना है, वो आपका कॉन्सेप्चुअल चेकिंग ज्यादा करते हैं। तो इंटरव्यू प्रेप आपका अच्छा होना चाहिए इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। तीसरा चीज जो है
आने से 1 महीना पहले आपको पता चल जाता है आपके प्रोफेसर कौन है, क्योंकि आपके प्रोफेसर ही आपको ईमेल डालते हैं कि आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो गया है, आप मेरे अंडर एमएस करोगे। तो मैंने जो किया था, मैंने अपने प्रोफेसर से रिप्लाई में ये पूछा था कि सर, बिफोर आई कम एंड स्टार्ट डूइंग माय रिसर्च, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स यू वांट मी टू कवर अप, सिंस आई बिलोंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बोल दिया था कि अगर हो, जैसे आपने भी गेट इलेक्ट्रिकल में लिखा होगा, तो हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बीजेटी पे आके खत्म हो जाता है, लेकिन इसी में सिर्फ मॉसफेट्स पे काम चलता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मॉसफेट्स अच्छे से पढ़ के आओ, फिर उन हम लोग का पाइथन पे भी बहुत काम होता है, बोले बेसिक्स ऑफ पाइथन क्लियर करके आओ, वेरीलॉग करके आओ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वेरीलॉग नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसे छोटे मोटी चीजें आपको आपके प्रोफेसर ही बता देंगे और आप उनसे पूछेंगे। तो 1 महीने का जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए बिफोर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द फुल टाइम कोर्स। और 1 महीना सफिशियंट होता है चीजों को ऊपर ऊपर से ब्रश करने के लिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो है प्रोफेसर के सपोर्ट के साथ आपको इन डेप्थ नॉलेज उन चीजों की हो जाएंगी। मेरे लिए जो डिफिकल्ट था कि मैंने वेरीलॉग मैं स्किप कर दिया था, तो मुझे जब वेरीलॉग का सब्जेक्ट आया, सिस्टम डिजाइन विद एफपीजीए, उसमें मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी, बट देन लास्ट लास्ट के तरफ आई वाज एबल टू मैनेज। बहुत ही अच्छे वे से सौमिक आपने हर चीजों को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। मुझे काफी अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट होके, और हम उम्मीद करते हैं कि ये दर्शकों के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहेगा। और आने वाले सेशन में हम और भी सेशन सौमिक के साथ ट्रिपल आईटी बैंगलोर के बारे में रिकॉर्ड करेंगे। तो सौमिक, इतनी सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे वे में शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, आपने बुलाया, मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाया। थैंक यू। आप सभी दर्शकों को अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं और सौमिक टाइम मिलने के अकॉर्डिंग आंसर करने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप हम दोनों के लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी जाके ऐड हो सकते हैं, वहां भी आप चाहे तो थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।